हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा राज्यसभा के बारे में सीखा था, इनके क्या एस्पेक्ट होते हैं अलग अलग, उसको देखा था कंपैरेटिव एनालिसिस के द्वारा। उसके बाद फिर हम लोगों ने एमपी, एमएलए या फिर एमएलसी ये क्या होते हैं, कैसे चूज होते हैं, उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि डिस्क्वालिफिकेशन या फिर क्वालिफिकेशन क्या होती है एमपी या एमएलए की। तो जब हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन को देख रहे थे तो उस डिस्क्वालिफिकेशन में हम लोगों ने तीन एस्पेक्ट को देखा था। कुछ या तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बातें लिखी होंगी पहली चीज़, या फिर दूसरी चीज़ ये हम लोगों ने देखी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि स्टेट्यूटरी। पहला था कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा था स्टेट्यूटरी। ये कौन सा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसमें बहुत सारे क्लॉजेज लिखे थे कि किस क्लॉज से लेकर एमपी या फिर एमएलए को या एमएलसी को हटाया जा सकता है। और तीसरी हम लोगों ने बात देखी थी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि 10th शेड्यूल। उसमें याद रखने वाली बात ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हो या फिर स्टेट्यूटरी मेथड हो, दोनों में प्रेसिडेंट लगता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। और जो तीसरी कंडीशन होती है 10th शेड्यूल वाली, उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है, जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करता है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे दो चार बार सवाल पूछे भी गए केवल और केवल एक पेज से। इसलिए आज की मैं डेडिकेटेड वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जिन कंडीशन में जो हमारे एमपी होते हैं उनकी सीट चली जाती है, यानी कि उनको उसकी सीट से हटा दिया जाता है। तो एक तो यार हम लोग कंडीशन देख चुके थे। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी कॉन्स्टिट्यूशन मेथड से, कुछ कुछ हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाले मेथड थे, और कुछ हमारे 10th शेड्यूल वाले मेथड थे। आज की वीडियो में उस एक क्राइटेरिया के अलावा भी बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, तो उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो जो है वो हम लोगों के टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन वो ये जो आज की वीडियो है वो किसी टॉपिक से ओवरलैप नहीं कर रही, इसलिए आज की वीडियो को सेपरेट बना रहा हूँ। अगली वीडियो जो आएगी वो सिंपल मेजोरिटी होती है या फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, जो कि पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो सारी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद जो आने वाली वीडियो होंगी उसमें फिर हम लोग वापस लोकसभा या फिर राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, क्या होते हैं प्रोटेम स्पीकर, उन सबको डिस्कस करेंगे, मोशन वगैरह को। तो फटाफट शुरू कर रहे हैं। तो यार रेजिग्नेशन एक और क्राइटेरिया होता है, एक और रेजिग्नेशन एक ग्राउंड होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एमपी जो है वो रिजाइन कर देता है अपनी पोस्ट को, तो फिर क्या होगा? सिंपल सिंपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी सीट वैकेट हो जाएगी। अच्छा, वो रेजिग्नेशन देगा किसको? तो फिर जो हेड होगा उस हाउस का, फॉर एग्जांपल लोकसभा के केस में स्पीकर ऑफ द हाउस, या फिर राज्यसभा के केस में हमारा चेयरमैन ऑफ द हाउस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, डिफेक्टो चेयर। ये मैं आपको जब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तब आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, उसकी पावर क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, और मेथड क्या होगा। वही हम लोग कंपेरेटिव एनालाइज, क्यों? क्योंकि कम टाइम में हम लोग को ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। अगली चीज़ एक्सपल्शन ऑफ, फॉर एग्जांपल मान लो किसी एमपी को उसके हाउस से हटा दिया गया। अगर हटा दिया जाएगा तो सीधी सीधी बात है उसकी सीट कैसी हो जाएगी? वैकेट हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन ये हम लोग आराम से देख चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ था, कुछ हमारा स्टेट्यूटरी था यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कुछ हमारा 10th शेड्यूल था जो कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। मुझे पता है आपको याद होगा। अच्छा दोस्त, मुझे एक बात बताना आप लोग कि 10th शेड्यूल से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल थे। मैं दो तक गिन रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, तब तक आप वीडियो पॉज करके बताओ मुझे। एक, दो। तो यार 10th शेड्यूल से रिलेटेड हमारे कौन कौन से आर्टिकल थे? आर्टिकल 102 सब क्लॉज, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 191 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब ये आपको याद कैसे रखने थे? तो मैंने बताया था ना आपको ऐसे याद रखने थे कि 10 लिखा है तो 10 को आप ऐसे लिख दो, बाद में 2 लगा दो, 102 1 सब क्लॉज ए, और फिर 19 और 1 कितना होता है? 10, और फिर 9 और 1 कितना होता है? यानी कि 191 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ये किससे रिलेटेड थे? 10th शेड्यूल से रिलेटेड आर्टिकल थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता क्या नहीं होता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग का डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब मान लो कोई हमारा एमपी था। अच्छा, मैं आपको अभी एक बात बताऊं, जब हम लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से मैं उसको एलेबोरेट करके बताऊंगा। अभी इतनी बात आप जान लो कि जो प्रेसिडेंट होता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर होता है या स्पीकर होता है या फिर ये डिप्टी स्पीकर होते हैं, वो सारे उन्हीं मेंबर्स के बीच में से इलेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेंबर बैठे हैं, इन्हीं में से किसी मेंबर को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाएगा, किसी को प्रेसिडेंट, किसी को स्पीकर, किसी को डिप्टी स्पीकर इलेक्ट कर लिया जाएगा। अभी आप इतना सीखो, और उसकी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को हम लोग डेडिकेटेड टॉपिक में बताएंगे। कैसे चूज़ होते हैं, क्या उसका मेथड होता है, कैसे वोटिंग करी जाती है। तो मान लो कोई हमारा एमपी था, उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया, तो सीधी सीधी बात है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चला जाएगा। जो पिछली वाली उसकी पोस्ट होगी वो कैसी हो जाएगी? वैकेट हो जाएगी। या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चल लिया गया, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गया इंडिया का तो उसकी जो एमपी था नॉर्मल, वो पोस्ट कैसी हो जाएगी? खाली सीट हो जाएगी। अगला हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्शन ऑफ डिस्क्वालीफाइड पर्सन। अब मान लो कोई डिस्क्वालीफाइड पर्सन है तो उसका इलेक्शन कैसे होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड कोई भी हमारा प्रोविजन नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन बन सकती है, सवाल आ सकता है। अगर आपको यूपीएससी को आपको कंफ्यूज करना होगा तो वो बोल देगी कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिक्वायर्ड, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हमारी गिवन है किसी भी डिस्क्वालीफाइड पर्सन के इलेक्शन से रिलेटेड। तो ये क्या गिवन है? ट्रू है कि फॉल्स? तो सीधी सीधी बात है फॉल्स होगा। अच्छा, तो फिर प्रोसीजर इसका गिवन कहाँ है? तो इसका प्रोसीजर गिवन है वही हमारा जो स्टेट्यूटरी था, क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें अथॉरिटी कौन होगी?
हाई कोर्ट होगी, लेकिन अगर हाई कोर्ट का आपको अपील करनी तो आप कहाँ जाओगे? सीधी सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपेक्स कोर्ट है। अच्छा, अगली जो आने वाली वीडियो होगी सुप्रीम कोर्ट की, जो पार्लियामेंट चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग का जुडिशरी शुरू होगा, उसमें सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे। अगला आता है डबल मेंबरशिप। अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है, इससे सवाल आते हैं। देखो, दो तीन चीज़ें होती हैं जिनसे सवाल फिक्स होता है पार्लियामेंट का आना। फॉर एग्जांपल डबल मेंबरशिप हो गई, या फिर ये मेंबरशिप हो गई कि किस हाउस में अगर हमारा बिल पेंडिंग है तो हाउस कैंसिल, वो बिल कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो सारी क्राइटेरिया आपको आगे बताऊंगा। हाँ, मान लो डबल मेंबरशिप का क्या सिस्टम होता है। ये सिस्टम होता है कि मान लो अगर कोई एक ऐसा मेंबर है जो लोकसभा के लिए भी इलेक्ट हो गया, राज्यसभा के लिए भी इलेक्ट हो गया, तो इस केस में मान लो अब एक इंसान है, दो दो उसे कुर्सी मिल गई, एक लोकसभा की भी मिल गई, एक राज्यसभा की मिल गई, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में ये लिखा है मैंने कि मस्ट चूज विद इन 10 दिन। 10 दिन के भीतर उसको सिलेक्ट करना है कि उसको किस हाउस में रहना है, किस हाउस में नहीं। यानी कि उसको 10 दिन के अंदर इस चीज़ का चूज़ करना है कि वो लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है कि राज्यसभा का। अगर 10 दिन बाद वो ऐसा नहीं कर पाता है 10 दिन में, तो फिर राज्यसभा वाली सीट उसको खाली चली जाएगी। देखो, मैं आपको एक ट्रिक क्या याद करने का एक वो तरीका है कि मैंने इस तरह से याद किए थे। आप लोग ये मान लो कि अगर वो कोई चीज़ को चूज़ कर रहा है तो वो कोई चीज़ अपने के लिए बेहतर ही चूज़ करेगा। अगर कोई बेहतर चीज़ चूज़ कर लेगा तो ख़राब वाली चीज़ अपने आप रह जाएगी। तो मान लो अगर वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए दोनों के लिए चूज़ हो रहा है, तो फिर अच्छी चीज़ क्या होगी? राज्यसभा होगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। तो मान लो अगर 10 दिन के भीतर नहीं चूज़ करेगा तो अच्छी वाली चीज़ उसके यहाँ से चली गई, राज्यसभा वाली सीट खाली हो गई। अब सिटिंग एमपी है जो कि दूसरे हाउस में इलेक्ट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक लोकसभा का मेंबर था जो कि राज्यसभा में सिटिंग एमपी है, वो दूसरे हाउस के लिए चूज़ कर लिया गया, तो उसे पता क्या करना पड़ेगा? पहले हाउस की सीट अपने आप छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वही बात है ना कि अगर वो दूसरे के लिए चूज़ हुआ तो दूसरा वाला अच्छा होगा। अगर दूसरा वाला अच्छा होगा तो अच्छे में जाओ ना, खराब में क्यों हो? सीटेड, तो उसकी सीट होगी, पहले हाउस की खाली हो जाएगी। अगला ये है कि मान लो दो दो सीटों से जीत के, आप लोकसभा का ही मेंबर है, वो मान लो दो जगह से खड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ, दो मतलब एक ही मेंबर था, वो दो कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ, और मजे की बात ये थी कि वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में उसे भैया कोई एक को चूज करनी पड़ेगी, वरना क्या होगा? अब दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी उसके लिए तो बराबर ही हैं, अगर दोनों में से कोई चूज नहीं कर पाया तो दोनों चली जाएंगी, यानी कि बहुत सीट उसकी वैकेट हो जाएंगी। अगला हमारा क्या है? अब मान लो कोई हमारे सांसद जी भी थे और उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा, विधायक भी बन गए, यानी कि एमपी और एमएलए, वो स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर दोनों बन गए, एमएलए या एमएलसी। इस केस में क्या पढ़ना पड़ेगा? तो उन्हें एमपी वाली सीट है वो खाली करनी पड़ेगी। अगर वो अपनी स्टेट वाली सीट को 14 दिन में, अब याद रखना इसमें 10 दिन था किसमें? जब लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात हो रही थी। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, इसके साथ साथ एमपी हो, तो उन्हें 14 दिन का टाइम मिलेगा। इधर 10 दिन का टाइम था, इधर 14 दिन का टाइम था। अगर 14 दिन में सिलेक्ट नहीं कर पाते तो फिर वो एमपी वाली पोस्ट चली जाएगी, केवल केवल एमएलए बच के रह जाएंगे, एमएलए केवल बन पाएंगे वो। अगला हमारा जुडिशियल डिक्लेरेशन क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल मान लो इलेक्शन के टाइम पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर उन्होंने कोई, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसी हरकत करी जिससे कि करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर एग्जांपल उन्होंने करी, तो कोर्ट अगर मान लो उनका इलेक्शन को मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कोई फॉल्स प्रैक्टिसेस करके वो मिनिस्टर बने, कोर्ट को बाद में पता चला कि इन्होंने फॉल्स प्रैक्टिसेस ऐसी करी, घपलेबाजी करी, जिससे कि हमारे मिनिस्टर बने हैं। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट सिंपल ये करेगा कि अगर आपने फॉल्स प्रैक्टिसेस करी हैं तो हम आपके इलेक्शन को ही क्या कर दे रहे? वॉइड कैंसिल कर दे रहे। जब आपका इलेक्शन ही कैंसिल हो गया तो आप जो जीते थे वो आप क्या हो गए? ऑटोमेटिकली हार गए, आपकी सीट कैसी हो जाएगी? खाली हो जाएगी। अगला एब्सेंस। अब ये एब्सेंस भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई अगर हमारा एमपी है, वो 60 दिनों तक लगातार, मतलब लगातार 60 डेज तक बिना किसी परमिशन के, बिना किसी की हाउस के जो हेड होते हैं फॉर एग्जांपल स्पीकर, उनकी बिना परमिशन से 60 दिनों तक लगातार एब्सेंट रहा है। अब इसमें क्लॉज क्या है? इसमें ये क्लॉज है, अब ये डेज ऑफ अजर्नमेंट या फिर प्रोरोगेशन 4 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। अब अजर्नमेंट में क्या? जो एडजर्नमेंट होता है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हाउस जो है वो अभी टेम्परेरी सस्पेंड है। टेम्परेरी हाउस की मीटिंग्स को कुछ दिनों तक, हाउस की सिटिंग्स को कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए क्या कर दिया गया है? रोक दिया गया है। तो अगर मान लो कुछ, अगर 4 दिन से ज़्यादा के लिए हाउस हमारा सस्पेंड था तो इन 4 दिन को इस 60 दिन में नहीं जोड़ा जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर वो 4 दिनों तक, जो कि हमारे एडजर्नमेंट से ज़्यादा के हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारा हाउस 4 दिन से ज़्यादा के लिए सस्पेंड रहा, तो वो 60 दिन में इनको कंटिन्यू, 60 डेज में इसको जोड़ा नहीं जाएगा। अगर मान लो 60 दिन से ज़्यादा हो गए तो फिर क्या कर दिया जाएगा? उसको एब्सेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसकी सीट कैसी हो जाएगी? खाली हो जाएगी। अगर मैं इसकी क्विक समरी करूँ तो हमने ये डिस्क्वालिफिकेशन तो देख लिया था। अब फटाफट क्या होगा? रिजाइन, अगर रिजाइन कर देगा, रिजाइन किसको करेगा? हाउस के हेड को। हाउस के हेड को रिजाइन किया, रिजाइन एक्सेप्ट हो गया तो क्या आ जाएगा? हट जाओ भाई, सीट खाली। एक्सपल्शन मतलब अगर मान लो उसको हाउस से हटा दिया गया तो भी उसकी सीट खाली। अगर डिस्क्वालिफिकेशन देख चुके, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड होगा या फिर स्टेटुटरी होगा या फिर हमारा 10th शेड्यूल होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, अगर मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा तो
सीधी सीधी बात है, आगे बढ़ गया, पीछे वाली सीट खाली, हटाओ उसको, सीट खाली करो उसकी। फिर इलेक्शन ऑफ डिस्क्वालीफाइड पर्सन, अगर मान लो कोई डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, उसका इलेक्शन कैसे होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन कहाँ गिवन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में गिवन है। इसकी अथॉरिटी कौन है, हाई कोर्ट है। अपील कहाँ कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। अब मान लो डबल मेंबरशिप का केस आ गया, लोकसभा राज्यसभा का दोनों में का मेंबर है, तो मस्ट चूज वन, किसी एक को चूज करना पड़ेगा, वरना राज्यसभा वाली सीट चली जाएगी। कितने दिनों में, 10 दिन में। अगर मान लो वो एमपी और स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर दोनों है, तो इधर 10 दिन थे, इधर 14 दिन हो गए। अगर नहीं करोगे तो भैया एमपी की सीट चली जाएगी, एमएलए बचोगे केवल। अगर मान लो वो सिटिंग एमपी दूसरे हाउस में चला गया, तो इससे क्या होगा, पहले वाले हाउस की सीट खाली हो जाएगी। और मान लो अगर वो दो दो सीट से इलेक्ट हो जाता है, तो क्या होगा, या तो एक को चूज करो या फिर दोनों हाथ से चली जाएंगी। याद रखने वाली बात ये है कि केवल और केवल लोकसभा राज्यसभा यानी कि केस नंबर 1 और केस नंबर 4 में ही हमारे टाइम ड्यूरेशन गिवन है। दोनों केसों में हमारे टाइम ड्यूरेशन गिवन नहीं। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग को 10 दिन का टाइम ड्यूरेशन गिवन है, इसमें 14 दिन का टाइम ड्यूरेशन गिवन है। अगला हमारा क्या होगा, जुडिशियल डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमारा कोई ड्यूरिंग इलेक्शन हमारा रिप्रेजेंटेटिव फॉल्स प्रैक्टिस का यूज़ करता है इलेक्शन जीतने के लिए, और वो जीत भी जाता है और बाद में कोर्ट को पता चलता है और कोर्ट उसके इलेक्शन को नल एंड वॉइड कैंसिल कर देता है, तो इस कंडीशन में क्या होगी, उसकी सीट भी चली जाएगी। एब्सेंट अगर मान लो वो 60 दिन से ज़्यादा के लिए एब्सेंट लगातार रहता है बिना परमिशन के, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी। इसमें एक्सेप्शन ये था कि अगर मान लो अर्जेंट हुआ या फिर हाउस जो है वो 4 दिन ज़्यादा के लिए सस्पेंड हुआ था, तो वो 4 दिन इसमें नहीं जोड़ जाएंगे, तो उसको 4 दिन वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो इसलिए मैंने डेडिकेटेड बनाई थी क्योंकि ये टॉपिक किसी के साथ मैच नहीं कर रहा था। अगर मैच नहीं करेगा तो फिर इसको फायदे की बात यही है कि अलग वीडियो में देख लिया जाए, और ये स्कोरिंग टॉपिक है, इससे यूपीएससी सवाल कर सकता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगली वीडियो में भाई साहब हम लोग मिलेंगे, मेजोरिटी को डिस्कस करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।